हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लासेस में या पिछले वीडियोस में संवैधानिक विकास पर चर्चा की और अब हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान किस तरीके से बना। तो भारतीय संविधान को बनाने से पहले हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना होगा और इस तरीके से हमने एक संविधान सभा के बारे में एक टॉपिक तैयार किया जिसमें यह देखा जाएगा कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा या ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी स्वीकृति कैसे दी, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता रहा जो हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे, उन सब पर चर्चा की जाएगी। फिर हम देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा ने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया। इन सभी विषयों पर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि संविधान सभा का विकास किस तरीके से हुआ, ये फॉर्मेट क्या है। यहां संविधान सभा का एक अर्थ चर्चा किया जाए और इसका एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले संविधान सभा का अर्थ। ये क्या है? संविधान सभा का विकास, संविधान सभा की आधिकारिक स्वीकृति कैसे हुई, इसका गठन, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से हुई और फिर हम देखेंगे संविधान की संरचना। इस तरीके से यह फॉर्मेट किया जाएगा। संविधान सभा का अर्थ क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए, सबसे पहली बात तो यहां पर यह आती है। तो देखिए, ऐसी सभा जो संप्रभु के द्वारा निर्मित किए जाए और विधि निर्माण का कार्य करती हो, विधियां जिनको संकलित करके एक संविधान का निर्माण करता हो, तो उसको कहा जाता है संविधान सभा। यह संविधान सभा है। सामान्य भाषा में अगर डेफिनेशन करें हैं तो भारतीय संविधान सभा एक ऐसी विशेष सभा थी जिसका गठन भारत के संविधान का निर्माण और मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। उसको संविधान सभा कहा। अब बात आती है कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ। क्या अचानक 1947 के बाद संविधान सभा बन गई या कुछ डेवलपमेंट इसका हुआ? तो ऐसा नहीं है कि अचानक बन गई है, बल्कि भारतीय संविधान सभा की मांग बड़े लंबे समय से चली आ रही थी। दो पार्ट में इस मांग को हम देखते हैं। सबसे पहले इस मांग को आरंभिक तौर पर मांग की गई। आरंभिक तौर का मांग कहने का आशय यह हुआ कि यह मांग बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ करती थी। 1885 में स्वराज विधेयक लाया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया और संविधान सभा की पहली बार उसमें मांग की गई। हालांकि इसका प्रभाव ब्रिटिश सत्ता के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, तो इसलिए इसको अप्रभावी मांग के तौर पर रख लिया जाए। इसके बाद गांधी जी ने द ओनली वे एक लेख लिखा 1922 में और इस लेख में भी ये 1919 का अधिनियम जब पारित हुआ था उसके बाद ये लिखा गया और यहां पर गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। अप्रत्यक्ष तौर पर यह बात कही थी। इसके बाद फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया 1923 में और यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया। ब्रिटिश संसद के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह विधेयक पारित नहीं हो सका। तो इस तरीके से ये तीन मांगें आई जिनको हम अप्रभावी मांग के तौर पर या आरंभिक मांग के तौर पर कह सकते हैं, जिनका उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मांग और ज्यादा सक्रिय होती चली गई और संवैधानिक सभा की प्रभावी मांग आरंभ होगी। अगर अब प्रभावी मांग के तौर पर देखें तो सबसे पहले नेहरू प्रस्ताव लाया गया। अब यहां पर अप्रभावी और प्रभावी मांग में अंतर क्या है?
जो ये अप्रभावी मांगे रही, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लाई गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई, या ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर कोई किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमने उसको अप्रभावी कर दिया। लेकिन प्रभावी मांग हम यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी ना किसी सभा के द्वारा लाई गई, इनमें लोकतांत्रिक जनसहमति भी हुआ करती थी। तो सबसे पहले नेहरू प्रस्ताव लाया गया। ये नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी हुआ करते थे। 17 मई 1927 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों और राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ये मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ भारी बहुमत से कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद फिर आगे चल करके दोबारा नेहरू प्रस्ताव लाया गया। हालांकि ये जवाहरलाल नेहरू जो उनके पुत्र हुआ करते थे, उनके द्वारा लाया गया 28 दिसंबर 1927 को। कुछ न्यूनाधिक मात्रा में परिवर्तन करते हुए यह नेहरू प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में लाया गया। इसमें वही बातें लगभग हुआ करती थी जो मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव में रखी गई थी। आगे चल करके फिर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप खूब जानते हैं। मई 1928 में मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू, यहां पर भी मोतीलाल नेहरू साहब हुआ करते थे, उनके सभापतित्व में ये एक रिपोर्ट लाई गई, जिसमें इस रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया और ये नेहरू रिपोर्ट के नाम पर प्रचलित हुई। इसके बाद जून 1934 में फिर इस मांग को किया गया। आपको याद हो, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणी नेता हुआ करते थे हमारे मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस की कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग भी 1934 में की थी। तो 1934 में दो तरीके की मांगें हुई। एक तो एम एन राय ने अपनी स्तर पर मांग की और फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग पहली बार। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की गई, तो जून 1934 में मांग की गई। इसके बाद साहब लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ। नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि किसी बाहरी सत्ता के द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। संविधान भारत की जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही निर्वाचित किए गए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस तरीके से इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को और ज्यादा व्यापक बनाया गया और यहीं पर संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या भी की गई। आगे चलकर के प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ 1937 में और कांग्रेस ने अपना चुनाव भी नई संविधान सभा की मांग पर लड़ा। कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में यही स्लोगन रखा कि अगर हम जीत करके आते हैं तो भारतीयों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। परिणाम भी यही हुआ। चुनाव में भारी विजय के साथ कांग्रेस ने 18 मार्च 1937 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित करके यह दावा किया कि निर्वाचकों ने संविधान सभा की मांग को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रस्ताव में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर आधारित संविधान सभा के निर्माण को दोहराया गया था।
तो इस तरीके से प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में लोगों ने यह स्वीकार कर दिया कि भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। इसके बाद द ओनली वे 1939 में गांधी जी ने फिर 19 नवंबर 1939 को हरिजन में द ओनली वे नाम से एक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और जन इच्छा का सही अर्थों में निरूपण करती है और उसी को संविधान निर्माण करने का अधिकार है। तो गांधी जी ने भी 1939 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो ये आधिकारिक मांगें हुई जिनका प्रभाव पड़ा और सरकार दबाव में आई। स्वभावतः जब सरकार दबाव में आएगी तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार करेगी। संविधान सभा की आधिकारिक स्वीकृति के बारे में भी समय समय पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना मत प्रकट किया। जैसे सबसे पहले अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था, अगस्त 1940। भले ये स्वीकृति अप्रत्यक्ष और कुछ शर्तों के साथ हुआ करती थी, लेकिन इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव एक पहला प्रस्ताव था जहां पर संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और इस पर विचार होना शुरू हुआ। आगे चल करके क्रिप्स प्रस्ताव लाए गए 1942 में। क्रिप्स प्रस्तावों को व्यवहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और उस मिशन ने भारतीयों के समक्ष अपनी योजना भी प्रस्तुत की, जिस योजना में यह कहा गया था कि नए संविधान का निर्माण पूर्णतः भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने इस योजना में स्पष्ट वचन दिया था कि वह प्रस्तावित संविधान को स्वीकार करेगी, मतलब जो भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा ब्रिटिश हुकूमत उसको स्वीकार करेगी। तीसरी बात इसमें कही गई कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान को तैयार करेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। हालांकि भारतीयों के द्वारा बहुत सारे अनेक कारणों से क्रिप्स योजना को स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें एक कारण यह भी हुआ करता था कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के पहले क्यों नहीं। तो क्रिप्स मिशन 1942 एक तरीके से विफल हो गया और तब से लेकर के मई 1945 तक, जब तक कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एक प्रकार से क्रिप्स मिशन 1942 से लेकर के और वेबल योजना 1945 तक किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 1945 में, जुलाई 1945 में लेबर सरकार सत्ता में आई और उसने 19 सितंबर 1945 को लॉर्ड बेबल नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की और कहा कि यथाशीघ्र संविधान निर्माण निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे हैं। महामहिम मतलब राजा, ब्रिटिश का राजा, वो यथाशीघ्र भारत की सरकार का निर्माण करना चाहता है, ऐसी वेबल योजना में घोषणा की गई। अब इसके बाद, वेबल योजना के बाद भारत में एक मिशन भेजा गया जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण निकाय का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहता था, लेकिन इतना समय नहीं था।
तो उसने स्पष्ट कहा कि हम चाहते तो ये हैं कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अब समय नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश हुकूमत अब बहुत यथाशीघ्र भारतीय सत्ता को भारतीयों को सौंपना चाहती थी। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों को संविधान सभा के लिए एक निर्वाचक मंडल मान लिया जाए और उन्हीं के आधार पर वही निर्वाचक मंडल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगा। कैबिनेट मिशन ने इसी योजना को सर्वाधिक न्यायोचित और व्यवहारिक माना। उन्होंने सिफारिश की कि संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों और देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर इस प्रतिनिधित्व को रखने की सिफारिश की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि मोटे तौर पर 10 लाख लोगों के बीच में एक सदस्य चुना जाएगा। यह कैबिनेट मिशन में लाया गया। इस मिशन ने अपनी योजना में कहा कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुने जाएं और जो मतदान किया जाए वो एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। इस तरीके से प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये जो संप्रदाय थे वो मुस्लिम, सिख और साधारण समुदाय हुआ करते थे। इससे प्रत्येक समुदाय को बांटा गया। तो इस प्रकार से एक निर्वाचक मंडल बन गया। इस निर्वाचक मंडल के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, जिसमें 389 सदस्य चुनने का प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया। और इन 389 सदस्यों में 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के 4 प्रांतों के होंगे, जिनमें आप जानते हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान हुआ करते थे, जहां से एक एक प्रतिनिधि होगा। तो इस तरीके से यह प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के लिए। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया। बाद में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति कहीं कहीं पर परामर्श के द्वारा तय करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन ने अपनी इस योजना को प्रस्तुत किया, जो बिंदुवार मैंने आपके सामने रखा, और इसी योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। जनवरी 1946 में प्रांतीय और संघीय विधानमंडलों के सदस्यों में से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया और यह काम जुलाई-अगस्त 1946 तक संपन्न कर लिया गया। प्रांतीय विधानसभा ने एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को चुना। 6 दिसंबर 1946 को 389 सदस्यों के साथ संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके कुल सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताया 389 थी और जैसा कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्लानिंग में कहा था कि 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 93 देशी रियासतों के सदस्य होंगे, 4 मुख्य आयुक्तों के सदस्य होंगे, उसी तरीके से इसको रख लिया गया, जिसको आप यहां पर समझ सकते हैं। 389 सदस्य रहे गए। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य होने थे और मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांतों से 4 सदस्य होने थे। देशी रियासतों से 93 सदस्यों को शामिल किया गया। इस तरीके से यह काम हो गया। अब यहां पर जो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि हुआ करते थे,
उनमें 208 सदस्य कांग्रेस के होते थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए थे। बाकी इनके बारे में तो देशी रियासतों का तो पार्टी का कोई मतलब है नहीं। अब ये सदस्य ऐसे चुन लिए गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो गया। इस विभाजन की योजना को 3 जून 1947 को व्यवहारिकता प्रदान कर दी गई। 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ सदस्य चले जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। विभाजन से पहले जो 389 सदस्य हुआ करते थे, उनमें से 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। इस तरीके से भारत की जो संविधान सभा विभाजन के बाद बची, वो 299 सदस्यों की संविधान सभा बची। अब यहां पर एक आध तथ्य और भी जान लिया जाए कि जो नई विधानसभा का गठन किया गया, तो वहां पर चूंकि पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल के लिए चुनाव नहीं हुए थे, तो नए चुनाव करवाए गए, क्योंकि पश्चिमी पंजाब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। तो इस तरीके से जो हमारी संविधान सभा बनी, वो 299 सदस्यों की संविधान सभा थी, जिसने हमारे लिए ये संविधान बनाया। तो इनके बारे में आप जानते रहिए। अब बात आती है कि ये जो संविधान सभा गठित की गई, उसने संविधान को किस प्रक्रिया से बनाया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुआ करती थी। बहुत सारी समितियां बनाई गई संविधान सभा के अंदर, जिनकी चर्चा हम किसी अलग टॉपिक के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम समितियों की चर्चा करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए, जिनमें सबसे पहला काम तो संविधान सभा का भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था और यह सुनिश्चित करना था कि देश के सभी लोग समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से विधियों का निर्माण किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भी किया, ध्वज को अपनाया। मई 1949 में सभा ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी भी प्रदान की। 24 जनवरी 1950 को इस समिति के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने संविधान सभा के माध्यम से, और 24 जनवरी 1950 को हमारे देश ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम किए गए संविधान सभा के द्वारा, लेकिन जो विशेष काम हुआ वो काम था संविधान निर्माण। तो आइए समझते हैं कि संविधान निर्माण किस तरीके से किया गया, क्या प्रोविजन हुआ करता था। यह हमारी संविधान सभा है और इस संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए एक ऐसे तरीके की खोज की गई ताकि ना तो किसी के साथ अन्याय हो सके और ना ही किसी के साथ भेदभाव उत्पन्न हो सके। एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबको स्वीकार हो, सभी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से संचालित किया जा सके, देश में कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित किया जा सके। उस पर इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, जिसको आप विधि अधिनियमन प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जो संविधान सभा है, इसको डिफाइन कर लीजिए। संविधान सभा जो हमारी बनी, वो संप्रभु संपन्न जनता द्वारा निर्वाचित अथवा चयनित प्रतिनिधियों का एक समूह थी, जो कानून निर्माण के उद्देश्य से लाई गई। अब चूंकि संप्रभु संपन्न जनता के द्वारा, तो यह संविधान सभा हमारी एक संप्रभु संस्था हुआ करती थी। अब इसमें जब कानून बनाने का प्रावधान किया गया, तो एक विधेयक इसके समक्ष रखा जाता था। हर कानून के लिए एक विधेयक लाया जाता था। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि साहब ये विधेयक क्या है? तो विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी नए कानून को बनाने या पुराने कानून को संशोधित करने के लिए सक्षम सभा के समक्ष
या विधानमंडल के समक्ष या संप्रभु संस्था के समक्ष लाया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यह विधेयक क्या होता है, तो विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव है जो विधि निर्माण के उद्देश्य से या विधियों में संशोधन करने के उद्देश्य से संप्रभु संपन्न संस्था के समक्ष लाया जाता है। यह ध्यान रहे कि इस प्रस्ताव को तभी विधेयक कहेंगे जब यह संप्रभु संपन्न संस्था के समक्ष लाया जाएगा। अदरवाइज यह प्रस्ताव ही मात्र है, जो आप अपने माता पिता के सामने भी प्रस्ताव रख सकते हैं, समाज के सामने भी रख सकते हैं। प्रस्ताव विधेयक तभी बनेगा जब वो संप्रभु संपन्न संस्था के समक्ष लाया जाए। तो इस तरीके से विधेयक लाया जाता था और विधेयक पर यहां पर विचार विमर्श होता था संविधान सभा के समक्ष। जब इसको स्वीकृति प्रदान की जाती थी तो एक अधिनियम के तौर पर यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत होता था, प्रोसेस किया जाता था। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि साहब यह अधिनियम क्या है? तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सक्षम सभा के द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम कहा जाता है। सक्षम सभा या संप्रभु सभा के द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम कहा जाता है। तो इस तरीके से अधिनियम बना दिया गया और यही अधिनियम को जब जनता की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अनुच्छेद का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से इन अधिनियमों को निर्मित करके पूरे भारतीय संविधान को निर्मित कर लिया गया। जो संविधान हमारा बनाया गया उसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए, जो संसद के द्वारा किए गए। तो आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 3 सूचियां हैं। यह भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर संविधान सभा के माध्यम से तैयार कर लिया गया। तो इस तरीके से यह संविधान सभा की प्रक्रिया हुई। अब जो संविधान बनाया गया उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी स्थितियां हुआ करती थी, क्या क्या प्रावधान था। तो संविधान में आपको देखने को मिलते होंगे 4 चीजें। सबसे पहले भाग, 22 भाग मैंने आपको बताया कि संविधान में है। तो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह भाग क्या है? भाग संविधान का एक ऐसा हिस्सा होता है जो व्यापक किंतु विशिष्ट विषय से संबद्ध होता है। यह ध्यान रखना, बहुत व्यापक है और विशिष्ट विषय। जैसे हर भाग के अलग अलग होंगे। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो भाग 3 है। जैसे भाग 3 का संबंध मूल अधिकारों से है। किसी भी उपबंध को मूल अधिकार तभी माना जाएगा जब वो भाग 3 में है। अगर वो अधिकार भाग 3 से बाहर है तो उसे मूल अधिकार नहीं माना जाएगा। वो संवैधानिक अधिकार हो सकता है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। इसीलिए भाग का संबंध विशिष्ट विषय से है। नागरिकता के संबंध में प्रावधान भाग 2 में किए गए, संघ की सरकार के संबंध में भाग 5 में व्यवस्था। ऐसे 22 भाग हमारे यहां पर अलग अलग। तो अब भाग को कोई कहे कि यह भाग क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का ऐसा हिस्सा है जो व्यापक है किंतु विशिष्ट विषयों से संबंध है, उसको हम भाग कहते हैं। दूसरी बात आती है कि यह अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद की परिभाषा एक भारतीय संविधान में भी दी गई है। जैसा कि आर्टिकल 366 कहता है, आर्टिकल मीन्स एन आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, आर्टिकल मीन्स एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज आर्टिकल? अब इस परिभाषा में अगर अनुच्छेद 366 में देखा जाए तो अनुच्छेद से इस संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत होता है, जो हमें यह परिभाषा समझ में नहीं आती कि संविधान में कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के दृष्टिकोण से हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुच्छेद किसी लिखित दस्तावेज का निश्चित अंश या मसौदा का व्यवस्थित क्रम है जो संविदा, संविधान या समझौते जैसा होता है। तो अनुच्छेद की एक परिभाषा मैंने आपको यह बताई कि यह किसी लिखित दस्तावेज का एक निश्चित अंश है या मसौदा है, इसका व्यवस्थित क्रम। अगर यह भी परिभाषा आपको थोड़ा कठिन लगती हो तो एक और परिभाषा सरल भाषा में हम देख सकते हैं कि जब कोई अधिनियम संविधान में निर्धारित स्थान प्राप्त कर लेता करके स्थायित्व और व्यवहारिक रूप धारण कर लेता है तो वह अनुच्छेद बन जाता है। जैसे आपने देखा कि एक विधेयक लाया जाएगा, विधेयक संविधान सभा में पारित किया जाएगा, वो अधिनियम बनेगा। अधिनियम को जब जन सहमति, जन स्वीकृति प्राप्त हो जाए, संप्रभु की स्वीकृति प्राप्त हो जाए और संविधान में एक निश्चित स्थान प्राप्त हो जाए तो वह अनुच्छेद बन जाता है।
निश्चित स्थान जैसे आप मूल अधिकार है तो भाग 3 के परिवार में रख दिया जाए, नीति निर्देशक तत्व है तो भाग 4 के परिवार में रख दिया जाए, अगर मूल कर्तव्य है तो भाग 4 का के परिवार में रख दिया जाए। सबका अपना अपना एक जगह है, सबकी अपनी अपनी एक फैमिली है, 22 भागों में जहां भी उसको रखा जाए। तो यहां पर कोई अधिनियम संविधान में निर्धारित स्थान प्राप्त कर ले, स्थायी हो जाए और व्यवहारिक रूप धारण कर ले, उसका प्रयोग किया जाने लगे तो वो अनुच्छेद बन जाता है। अब बात आती है कि संविधान में एक और व्यवस्था है जिसको अनुसूची कहा जाता है। अनुसूचियां आपने सुनी होंगी, तो ये साहब क्या है अनुसूची? भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान का एक ऐसा हिस्सा होती हैं जिनमें ऐसे विवरण होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं किया गया। जो चीजें अनुच्छेदों में शामिल नहीं है वो अनुसूचियों में शामिल कर दी गई। ठीक है, तो अगर साधारण तरीके से आप कहें तो भारतीय संविधान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उन मुद्दों, उन विषयों, उन प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है जिनको किसी कारण से अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका। क्योंकि अगर अनुच्छेदों में शामिल किया जाता तो बहुत व्यापक हो जाता, उसके लिए अनुसूचियां बना दी गई। अब ये जो अनुसूचियां हैं, आरंभिक तौर में जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। हमने 8 अनुसूचियां बनाई, बाद में संशोधन कर करके 4 अनुसूचियां और शामिल कर दी, मतलब आज कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। ये जो 4 अनुसूचियां शामिल की गई, सबसे पहली बार 1951 में एक संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, 9th शेड्यूल। इसके बाद 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची को शामिल कर दिया गया जो दल बदल विरोधी कानूनों के संबंध में प्रावधान करती है। इसके बाद 1992 में 2 अनुसूचियां लगातार शामिल की गई जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखती हैं। उनमें 11वीं और 12वीं अनुसूची है जो क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल कर दी गई। तो इस तरीके से 4 अनुसूचियों को बाद में शामिल किया गया और कुल मिलाकर के आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई। तो अनुसूची अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है साहब, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे विवरण इनमें उल्लिखित होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, उनको हम अनुसूची कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे संविधान में सूचियां भी हैं, लिस्ट भी हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 के तहत अगर आप देखेंगे तो 3 सूचियां बनाई गई हैं। सूची का मतलब होता है कि विधायन का एक ऐसा क्षेत्र जिन पर कानून बनाने की शक्ति भिन्न भिन्न सरकारों के पास होती है। जैसे 246 को अगर आप देखें, आर्टिकल 246 में 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें संघ सूची है जहां पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त होता है, वहीं पर राज्य सूची है जहां पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्राप्त होता है, वहीं पर समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जहां पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को प्राप्त होता है। इसके बाद हालांकि आर्टिकल 246 क्लॉज 4 के तहत एक अतिरिक्त सूची का प्रावधान भी किया गया है। 248 के तहत अवशिष्ट विषयों के बारे में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन 246 के तहत इनको 3 सूचियां कहा जाता है और एक अतिरिक्त विषयों के संबंध में प्रावधान है अतिरिक्त। तो 246 के कुल 4 प्रोविजन हैं। तो ये सूचियां हैं। इस तरीके से पूरे संविधान में आप कुछ भी पढ़ेंगे तो या तो भाग होगा, अनुच्छेद होगा, अनुसूची होगी, सूची होगी। इस तरीके से हमारी भारतीय संविधान सभा ने अपने संपूर्ण संविधान का निर्माण करके और एक संविधान को बना लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो आप कह सकते हैं संविधान संप्रभु संपन्न संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया कानूनों का एक संकलन है। लॉ, सेट ऑफ द लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच। और अब हमने अपना संविधान बना लिया है, अब हम संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगा। थैंक यू वेरी मच।